क्लास में ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। सर हाँ हाँ बोलिए। आपने जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन कब होगा? केवीपीवाई की बात करेंगे यार, मंडे को करते हैं ना, एक साथ थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा तो ज़्यादा सही है रादर देन थोड़े थोड़े क्वेश्चन। एक बार आज ये ख़त्म करवा देंगे तो और भी क्वेश्चन हो जाएंगे ना। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें केपीवाई में आता है? हाँ हाँ आता है, बताया तो था। बट बेसिक बेसिक ही पूछेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे टफ नहीं पूछेंगे, अपन ने तो बहुत डिटेल में किया है। बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे। कॉन्फॉर्मेशनल भी आ सकता है, वैसे इसके क्वेश्चंस कम ही आए हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसके स्ट्रक्चर नहीं बन रहे मुझसे। ये वाला, यस सर। इसके स्ट्रक्चर मत बनाओ यार, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मत बनाओ इसके स्ट्रक्चर्स। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी है और रिंग का भी है, सब बना पाना बहुत मुश्किल है ना। फिर उसको इमेजिन कर पाना, वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने वो दिया भी नहीं, मैंने बस नंबर निकालना सिखाया। स्ट्रक्चर्स जो है बनवा दिए मैंने ऊपर। जैसे इन सब के बना सकते हो यार, 8 मेंबर्ड का बनाना और फिर उसमें से स्टैंस लगाना, डबल बॉन्ड भी करना, सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। चलो फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड होता है, उस सिंगल बॉन्ड जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रोटेट करता है बेसिकली। तो उसके रोटेशन से क्या होता है, उसके रोटेशन से हमारे पास आइसोमर्स मिलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। दिस आइसोमेरिज्म arises due to rotation of C single bond C. We call those isomers as conformers और rotamers, दोनों नाम से बोलते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी के रोटेशन से अराइज होता है। अब कैसे होता है ये चलो बताते हैं। तो मैं इस सिंगल बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एक प्रोजेक्शन है किसके लिए, CH3 के लिए। CH3 मतलब एंगल जो है ना वो क्या है, 109 है। तो उसी के अलोंग जो है मैंने इसको प्रोजेक्ट किया इस तरीके से। अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इसी को मैं क्या कर रहा हूं, मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा जो है, दिस इज माई फ्रंट कार्बन ना। फ्रंट कार्बन हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं, और ये होता है हमारा रियर कार्बन, पीछे वाला कार्बन। जैसे मान लो मैं यहां से देख रहा हूं, है ना, यहां से देख रहा हूं इसको, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फ्रंट हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया, बैक हो गया। ठीक है, तो बस वहीं से 100 हाउस प्रोजेक्शन आता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूं। तो ये देखो पीछे वाला जो है वो मेरा सेम रहेगा, बट आगे वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दीज टू आर कॉल्ड 100 हाउस प्रोजेक्शन। इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करते हैं। बताओ एक और समस्या सर। कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये बताओ मेरे को। सर ये फ्रंट कार्बन वाला समझ में नहीं आया, मतलब रोटेट करने से। तुम यहां से देख रहे हो ना, यस सर। यहां से देख रहे हो, तो ये वाला कार्बन तुम्हारे लिए फ्रंट हो गया, ये पीछे वाला हो गया। तो इसी को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। ये मेरा जो बड़ा वाला लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट सी सिंगल बॉन्ड सी। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, सेम ही चीज लिखी हुई है, बस उसको अलग तरीके से लिखा हुआ है।
और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन, और फ्रंट कार्बन को हमने रोटेट कर दिया तो इस तरीके से आ गया ये। प्रोजेक्शन एच 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 एच, इसको हम दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से देख रहे हैं, इसको यहां से देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन और बैक रियर कार्बन, बैक कार्बन जो भी है वो हमें दिख रहा है। अब इसको हम देखो कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो सर्कल मैंने बना रहा हूं ये कार्बन है, और ये वाला भी कार्बन है। जो डॉट वाला है वो हमारा फ्रंट कार्बन है, और सर्कल वाला बैक कार्बन है। तो डॉट में, डॉट वाला जो है ये मेरा डॉट है, मैं इसको ये बनाता हूँ, देख रहे हो, डॉट वाला कार्बन है। तो यहाँ पे मेरा कैसे है, यहाँ पे ऐसे बना हुआ एच एच, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा सर्कल वाला कार्बन है, देख रहे हो, जो सर्कल वाला बनाया ना ये वाला कार्बन है। ये क्या है, एच के सामने एच है, तो देखो ये यहां से जुड़ा हुआ, देख रहे हो, एच, एच के सामने एच है, एच के सामने एच। इस तरीके से मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉहर्स जो प्रोजेक्शन है उसको जब तुम यहां से देखोगे, है ना, तो ये येलो वाला जो सर्कल है, वो येलो वाला डॉट फ्रंट कार्बन इस तरीके से दिखेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन पे। उस पे जो कनेक्टिविटी है वो लगा दो, और उसके पीछे ही ये ऐसा लग रहा है कि ये डॉट और सर्कल जो है वो ज्वाइन हो गए। इमेजिन करो, जब तुम देख रहे हो तो तुमको डॉट के पीछे सर्कल दिखाई नहीं देगा ना। जब तुम इस डायरेक्शन में देखोगे तब तुम्हें डॉट के पीछे सर्कल दिखाई नहीं देगा, मतलब दिखना, बट वो लगेगा कैसे कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब एक के पीछे एक लगा हुआ है। तो ये वैसे ही स्ट्रक्चर बना है, एक के पीछे एक लगा हुआ है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर मतलब कि सर ये रो पे जैसे खड़े होते हैं वैसे। एक जन बोलो, अरे बोल भी दो यार अब। सर ये सॉहर्स प्रोजेक्शन में जो रोटेशन किया आपने फ्रंट कार्बन का, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना वो एक बार बताइए ना वापस। हाँ वो बता दूंगा, पहले बताओ न्यूमैन प्रोजेक्शन में कोई डाउट है क्या। सर मतलब कि रो में जैसे हम लोग खड़े होते हैं वैसे। हाँ हाँ वैसे वैसे सेम। और कोई डाउट। तुमने क्या किया है ना, तुमने इस फ्रंट कार्बन जो है ना ये वाला, इसको रोटेट किया, देखो ना, ये यहाँ आया है, ये ऊपर वाला सिस्टम है ना नीचे आ गया, देखो ऊपर वाला सिस्टम नीचे आ गया, तुमने इस तरीके से रोटेट किया। समझ में आया। यस। क्लियर है यहाँ तक न्यूमैन प्रोजेक्शन। अभी क्या है, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। अब हम जाते हैं इस वाले पे, इस वाले को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमैन में। तो सेम, एक मेरा ये पीछे वाला और ये सामने वाला। सामने वाले पे कैसा है कनेक्टिविटी, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है। पीछे वाले पे क्या है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे है ये, और यहाँ पे है ये।
बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से कनेक्टिविटी है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? स्टैगर्ड Yes. फॉर्म और एक्लिप्स फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया? यस अगर तुम एक्लिप्स फॉर्म को, एक्लिप्स फॉर्म में क्या करो, तुम फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दो। क्या कर दो? फ्रंट कार्बन को रोटेट कर दो, यहां से यहां फ्रंट कार्बन को फ्रंट कार्बन को क्या कर रहे हो तुम? रोटेट कर रहे हो। रोटेट बाय 60 डिग्री। तो वो एक्लिप्स फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टैगर्ड फॉर्म में। समझ में आ रहा है? यस सर। एक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, अभी क्या है, यहां पे दोनों हाइड्रोजन एकदम आमने सामने हैं, तो इसको हम बोलते हैं नो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो हैं वो क्या है? आमने सामने हैं। नियर लिख दिया है मैंने, आमने सामने हैं। तो इससे जो है, इससे हमारी स्ट्रेन आती है एक, बेसिकली रिपल्शन की वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। टॉर्जनल स्ट्रेन जो है वो किस में रहती है? ओनली एक्लिप्स फॉर्म में रहती है। एक्लिप्स फॉर्म में रहती है टॉर्जनल स्ट्रेन। बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, इसी का ये पार्ट है बेसिकली। अच्छा, एक्लिप्स फॉर्म में क्या हो रहा है? स्ट्रेन आ रहा है। एक्लिप्स फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन आ रहा है, स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, एक्लिप्स फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म? Stag- यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? सिंस eclipse form have torsional strain, have torsional strain, that is why it is less stable, that is why it is less stable। तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। यार अभी ये तो लिखने दो यार। less stable than staggered form। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है इसमें स्क्यू कॉन्फॉर्मर। स्क्यू का मतलब क्या है? स्क्यू का मतलब है, जैसे हमने 60 डिग्री रोटेट किया, एक्लिप्स को हमने 60 डिग्री रोटेट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही हम किसी भी एंगल पे एक्लिप्स फॉर्म को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई कॉन्फॉर्मर हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे कितने कॉन्फॉर्मर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल। तो दीज इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मर्स आर कॉल्ड एज स्क्यू कॉन्फॉर्मर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
conformers at any angle other than 60 into n. इसके अलावा जो भी कॉन्फॉर्मर्स होंगे दे आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, समझ में आया? 60 डिग्री वाले जो रोटेशंस हैं उनको हम पढ़ते हैं अलग से, अभी हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। अभी तुमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है इथेन का, अभी हम एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में ब्यूटेन का। तो यहां पे हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ क्या है? ग्राफ फॉर इथेन। ठीक है, तो ग्राफ फॉर इथेन में क्या है? एनर्जी, ये एनर्जी है किसकी? एक्लिप्स की। और ये एनर्जी किसकी है? स्टैगर्ड की। कम है स्टैगर्ड की एनर्जी? बोलो, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऐसा है कि जैसे हमने यहाँ पे एंगल जो है, एंगल वाइज हम बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्टैगर्ड को 60 डिग्री रोटेट करूं फ्रंट कार्बन को, तो क्या बनेगा? एक्लिप्स। यहां से यहां भी मैं आना चाहूं तो 60 डिग्री रोटेट करके आ सकता हूं, राइट? फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो यहां पे ऐसे 0 डिग्री है, यहां पे जैसे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 है ना? तो यहाँ पे क्या है ना, ये एक्लिप्स का एनर्जी 0 पे है। भाई पहले एंगल क्या है? दोनों के बीच में 0 है। भाई दोनों कार्बन के बीच में एंगल कितना है? 0 है। दोनों जो बॉन्ड्स है, CH वाली जो कनेक्टिविटी है, एक्लिप्स में बॉन्ड एंगल्स आर 0, राइट? तो 0 से स्टार्ट किया है, एनर्जी कम हो रही है, स्टैगर्ड पे आया। क्या खराब बन रहा है? बॉन्ड एंगल किसका देख रहे हैं? क्या बॉन्ड एंगल किसका देख रहे हैं? एक्लिप्स आया, वापस से 120 पे एक्लिप्स आया, फिर वापस से 180 पे स्टैगर्ड आया, ऐसे चलता आता है। ठीक है, एंगल जो है वो ये वाला एंगल है, डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं इसको हम। दिस एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। दिस इज नथिंग बट 60 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल करते हैं ब्यूटेन का, तो उससे तुमको काफी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है न्यूमन्स प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या है? ये है CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये वाला रोटेशन है। हम कौन सा रोटेशन देख रहे हैं? C2 C3 रोटेशन देख रहे हैं। ठीक है, C2 C3 रोटेशन जो है हम किस तरीके से देख रहे हैं? तो इस कार्बन पे क्या है? 2 H है, एक CH3 है। इस कार्बन पे भी 2 H है और एक CH3 है। ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे ग्रुप कौन कौन से हैं? एक CH3 वाला ग्रुप है, एक H वाला, एक H वाला। बोलो। अभी क्या है? अभी हमने इसका एक C2 C3 वाले का फॉर्म बनाया। ध्यान से देखो, न्यूमन प्रोजेक्शन बना रहे हैं हम। ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन पे मैं क्या कनेक्टिविटी ले रहा हूँ? 3 कनेक्टिविटी है, CH3 H H। ठीक है, दूसरे थर्ड कार्बन पे भी क्या है? जो बैक कार्बन है उसमें भी सेम कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ?
CH3 H H। तो ये मेरा क्या होता है, इस पर्टिकुलर उसको बोलते हैं फ्यूली एक्लिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूली एक्लिप्स में क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेन तो होता ही होता है, राइट, टॉर्जनल स्ट्रेन है, बट उसके अलावा इसमें क्या है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी है। अगर तुम देखो तो इनके बीच में क्या है, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। ठीक है, ये होता है। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर वो ब्यूटेन वाला एक और बार आप समझा सकते हो, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन? तो इसमें अगर तुम देखो, यू हैव टू ऑब्जर्व connectivity at carbon 2 and carbon 3. Now, as you can see, at carbon 2 there are three groups, CH3HH। तो हमने फ्रंट कार्बन पे तीनों कनेक्टिविटी लगा दी। Now same goes for बैक कार्बन, जो सर्कल वाला है वहां पे भी सेम कनेक्टिविटी है। यहां पे मैं दो बड़े बड़े ग्रुप्स को एक साथ लिख रहा हूं, तो उस केस में जो मेरा प्रोजेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे फुली एक्लिप्स्ड। फुली एक्लिप्स कब, जब सारी हिंड्रेंस एक साथ आ जाए। तो एज यू कैन सी, वॉन्डरवॉल स्ट्रेन इज वेरी हाई इन फुली एक्लिप्स बिकॉज CH3 और CH3 पास पास में है। टॉर्जनल स्ट्रेन तो है ही है ना एक्लिप्स में, that will be there, but here additional van der Waals strain which is very high is also there। बोलो, एक्लिप्स समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वॉन्डरवॉल स्ट्रेन कैसे है? van der Waals स्ट्रेन स्टेरिक स्ट्रेन बोल सकते हो एक तरीके से। CH3 बड़ा ग्रुप है, CH3 बड़ा ग्रुप है, आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, van der Waals स्ट्रेन बोलते हैं। सर ये टॉर्जनल स्ट्रेन मतलब एग्जैक्टली किसके बीच में होता है? एक्लिप्स में क्या है ना, एक बॉन्ड के पीछे एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के पीछे एक बॉन्ड है, तो उसकी वजह से स्ट्रेन आ जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। स्टैगर्ड में नहीं होता है, स्टैगर्ड में एक बॉन्ड के पीछे एक बॉन्ड नहीं होता है, दूर दूर होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूं, कितना, 60 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री। किसी को भी कर सकते हैं वैसे तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बैक कार्बन को कर रहा हूँ, उससे लिखना थोड़ा सही रहेगा। मैंने बैक कार्बन को रोटेट किया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से, ये फॉर्म आई। अच्छा, इस फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्म को हम बोलते हैं गॉश स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, गॉश स्टैगर्ड। क्यों, टॉर्जनल स्ट्रेन जो है वो तो है ही नहीं, बट van der Waals स्ट्रेन जो है वो है। इन दोनों के बीच में van der Waals स्ट्रेन है। यहां पे van der Waals स्ट्रेन क्या था, हाई था। यहां पे van der Waals स्ट्रेन क्या है, लो है। लो नहीं लिखना चाहिए, van der Waals स्ट्रेन है बस। पहले वाले में हाई था, दूसरे वाले में थोड़ा कम हो गया। बोलो, गॉश स्टैगर्ड समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैक कार्बन को फिर से 60 डिग्री घुमा रहा हूं, तो मेरा फ्रंट कार्बन जो है वो सेम है, ऐसे का ऐसे ही, CH3HH। बैक कार्बन को मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H।
ये क्या आ गया, वापस से एक्लिप्स फॉर्म आ गई, बट पहले वाली एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल है, इजंट इट? यस सर। यस सर। क्यों ज्यादा स्टेबल है? सर टॉर्जनल ओरिजिनल स्ट्रेन कम हो गया है। और वंडरवॉल भी तो कम हो गया है, वंडरवॉल भी तो कम हुआ है ना। हम इसको बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स्ड फॉर्म। सर मुझे इसमें वंडरवॉल का समझ नहीं आया। इनके बीच में रिपल्शन होगा ना, कम होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टॉर्जनल स्ट्रेन है, वंडरवॉल स्ट्रेन लो है, कम है। CH3 और H के बीच में रिपल्शन होगा ना, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट CH3 में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो पहला वाला जो था फुली एक्लिप्स उसमें ज्यादा स्ट्रेन था, अभी वाले में कम स्ट्रेन है। साथ साथ में बनाते जाओ सब लोग, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, देखने से नहीं आएगा। बना बना के देखो स्ट्रक्चर्स, तब जाके ये समझ में आएगा, अभी बनाते जाओ ना। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, बना लो अगर किसी का छूटा हुआ है तो। सर टॉर्सिनल स्ट्रेन कम कैसे हुआ, मतलब उसे एक तो टॉर्सिनल स्ट्रेन रह रहा है ना, एक में तो। टॉर्जनल स्ट्रेन कम बोला ही नहीं मैंने, कहाँ बोला टॉर्जनल स्ट्रेन कम मैंने? वंडरवॉल स्ट्रेन कम बोला है मैंने। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो रिपल्शन का रीजन मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा रिपल्शन की बात कर रहे हो? सर वो दोनों में से कोई मतलब स्ट्रेन्स जो है ना वो। दोनों स्ट्रेन, तो यस इसमें सर। क्या है ना, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर, हाँ ठीक। यस। और मान लो अगर ग्रुप बड़े बड़े हुए, तब ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप्स की वजह से भी तो रिपल्शन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। यस सर। स्टेरिक हिंड्रेंस पहले मैंने बताया है कुछ कभी? स्टेरिक फैक्टर बताया कि नहीं बताया, ये बताओ। नहीं सर, नहीं बताया। यस सर। स्टेरिक फैक्टर तो बताया है, मतलब नंबर बताया है। स्टेरिक फैक्टर बताया, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बताया। स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं फैक्टर बताया, कहाँ बताया? स्टेरिक नंबर सर बताया था सर। सर वो केमिकल बॉन्डिंग केमिकल में। बॉन्डिंग में अरे जब भी अरे वहां बता मत जाओ यार, वो तो बहुत अलग है, वही मैं सोच रहा था। चलो मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारे पास क्या है ना, एक बॉन्ड है ये वाला CH H, पे भी एक बॉन्ड है CH। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा ग्रुप पास में है, यहाँ पे भी बड़ा ग्रुप है, आपस में रिपल्शन होगा कि नहीं बताओ? Yes. आपस में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे रख रहा हूँ, ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा। रिपल्शन किस में ज्यादा होगा, पहले वाले में दूसरे वाले में? पहले वाले इसको हम क्या बोलेंगे, बड़े ग्रुप्स की वजह से आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्जनल वंडरवॉल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, वंडरवॉल स्ट्रेन। समझ में आया? बोलो। यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। राजवर्धन कोई डाउट? नो सर। ठीक है। ठीक है, अभी हमारा पार्शियली एक्लिप्स्ड आ गया 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री और घुमा देते हैं। अभी क्या हो जाएगा मेरे पास,
अभी हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा ऐसे का ऐसा ही, मैं बाहर वाले कार्बन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो सही वैसे का वैसे ही फिट है। 60 डिग्री रोटेट किया तो यहाँ पे आया H, यहाँ पे आया H, सॉरी यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया H। Now if you can observe, there is no torsional strain here. Torsional strain क्या है? नहीं है। van der Waals strain क्या है? वेरी लो है, वेरी लो। वेरी लो क्यों बोल रहा हूँ? CH3 और H जो है वो दूर दूर हैं, तो उनके बीच में बहुत कम स्ट्रेन आएगा कंपेरेटिवली। बोलो ये वाली बात समझ में आया कि नहीं है? सर टॉर्जनल स्ट्रेन का नहीं समझा। टॉर्जनल स्ट्रेन एक्लिप्स में होता है बस, इसके अलावा और क्या समझना है उसमें? सर मतलब यहाँ हाँ, पे नहीं के मतलब कैसे नहीं आया वो समझ नहीं आया। टॉर्जनल स्ट्रेन कब आता है? जब बॉन्ड एक दूसरे के पीछे हो। यस अच्छा हाँ हाँ। रुको मैं बताता हूँ, मैं वीडियो से बताता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा अभी क्या है, ये दो पेन है ना, अभी क्या है यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है ना। इसका रिपल्शन और इसका रिपल्शन, दोनों का रिपल्शन आपस में होगा, तो उससे एक स्ट्रेन जनरेट होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। अब क्या है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ये अच्छे से दिख रहा है क्या? 60 डिग्री रोटेट कर दिया मैंने। अब बताओ इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा जब आमने सामने है, या इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा? सर जब आमने सामने उसमें आमने सामने, सब जब आमने सामने होगा। क्वाइट ऑब्वियस, आमने सामने है तो स्ट्रेन ज्यादा होगा। अब इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रेन कुछ भी नहीं है यार, मतलब ये कुछ स्ट्रेन है ही नहीं। थोड़ा सा कनेक्टिविटी के बाजू में ही स्ट्रेन हो सकता है, वो भी बहुत कम होगा, उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि वो कनेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। इसको रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्जनल स्ट्रेन मेरा खत्म हो गया, ठीक है? समझ में आया? यस सर ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? अब देखो CH3 CH3 आपस में क्या है? आमने सामने है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये हमको बोलते, हम इसको बोलते एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। अब हमने चारों फॉर्म बना दिए, अब इसको वापस से 60 डिग्री बनाओ, खुद से बनाओ और मुझे बताओ कौन सा फॉर्म आएगा। एक फॉर्म रिपीट होगा, तुमको बताना है कौन सा फॉर्म रिपीट होगा। सर वो गॉड स्टैगर्ड हो जाएगा। सर पार्शियल इक्लिप्स होगा। पार्शियल इक्लिप्स पार्शियल इक्लिप्स आएगा सर। पार्शियल इक्लिप्स आएगा यार, गॉश कहाँ से आ जाएगा? ध्यान से करो यार, बना के देखो, ऐसे हवा में मत करो, बना के देखोगे तभी समझ में आएगा। तो ये वाला क्या है? ये वाला इस तरीके से है, इसको रोटेट किया तो ये यहाँ पे आया, इसको रोटेट किया तो ये यहाँ पे आया, इसको रोटेट किया तो ये यहाँ पे आया, तो ये क्या बन गया? जस्ट रिवर्स जाएगा वापस। वापस से रिवर्स हो जाएगा। बताओ इसको 60 डिग्री घुमाओगे तो क्या बनेगा? गॉश बनेगा। इसको 60 डिग्री घुमाओगे तो क्या बनेगा? फुल्ली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब है ना, अब एनालिसिस करके बताओ मेरे को, मुझे एनर्जी का ऑर्डर चाहिए इन चार फॉर्म का। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? बोलो। सर पहले वाले फुली form एक्लिप्स्ड का, fully eclipsed। सर इक्लिप्स। फुली एक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम किसकी होगी? सर एंटी एंटी स्टैगर्ड। एंटी So we can say that anti-staggered form is highly stable, is most stable form in butane, and fully eclipse is least stable.
Now what about gauche and partial? सर पार्शियल ज्यादा स्टेबल है। बाकी लोग बताओ। सर यस गॉश सर, पार्शियल ज्यादा स्टेबल गॉश रहेगा सर। सर गॉश सर गॉश ज्यादा स्टेबल। स्टेबल। दक्ष, गॉश ज्यादा क्यों स्टेबल लग रहा है तुमको? सर वो CH3 का वो वॉन्डरवॉल स्ट्रेन ज्यादा डोमिनेंट होगा। सर ज्यादा गॉश डोमिनेंट होगा तो फिर कम स्टेबल होना चाहिए ना। सर वो पार्शियल टॉर्सल एक्लिप्स स्ट्रेन है ही नहीं। CH3H एकदम सामने सामने है तो टॉर्सल स्ट्रेन ज्यादा होगा। आमने सामने है तो टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होगा और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी है ना। तो मेरा गॉश फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा पार्शियल के कंपैरिजन में। गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा पार्शियल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि गॉश फॉर्म एक तो दूर दूर है, टॉर्जनल स्ट्रेन का झंझट ही खत्म हो गया। वॉन्डरवॉल स्ट्रेन है बट वो 60 डिग्री पे है, देख रहे हो, वो 60 डिग्री पे, उतना ज्यादा भी नहीं है जितना फीली एक्लिप्स में था, कम है वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, है ना। मैं देखो हाई, नॉर्मल, लो और वेरी लो, इस तरीके से मैंने लिखवाया है वॉन्डरवॉल स्ट्रेन के बारे में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे हम एनर्जी का ऑर्डर क्या बताएंगे? चलो एनर्जी का ऑर्डर बताते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुली एक्लिप्स्ड का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, फिर पार्शियली एक्लिप्स का होगा, फिर गॉश स्टैगर्ड का होगा, फिर एंटी स्टैगर्ड का होगा। इस तरीके से समझ जाओगे ना, पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। बोलो। यस 1 3 2 4 ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। बोलो। यस अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे उसमें केवीपीआई में पूछ सकते हैं ना, ध्यान रखना। बस यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है केवीपीआई में, और तो कुछ ज्यादा इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है केवीपीआई में। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, ये मेरा एनर्जी है। यहां पे मेरा स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एक फुली एक्लिप्स्ड का 0 डिग्री पे है एनर्जी लेवल। पार्शियल का मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पार्शियल का एनर्जी सेकंड नंबर पे है, तो ये पार्शियल है। ये मेरा गॉश फॉर्म है और ये मेरा एंटी फॉर्म है। 4 लेवल बनाए हैं मैंने एनर्जी के, चारों के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी क्या है, ये यहाँ से आ रहा है 60 डिग्री पे, क्या होना आएगा, गॉश, सॉरी गॉश आएगा। तो 60 डिग्री पे गॉश आ रहा है। 120 पे पार्शियल आएगा, है ना, 120 पे पार्शियल आएगा। तो ये ऐसे जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। पार्शियल सेकंड नंबर पे है ना, यहाँ पे पार्शियल आएगा। एक और गड़बड़ कर दी, गॉश ये है मेरा, लिख ही देता हूँ यार, फुली एक्लिप्स्ड
ये एनर्जी किसकी है? पार्शियली एक्लिप्स, ये है गॉस स्टैगर्ड की। ये है एंटी स्टैगर्ड की। तो यहां से 60 डिग्री पे यहां आएगा, 120 डिग्री पे यहां आएगा, 180 पे यहां आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये यहां से जाएगा, यहाँ पे आएगा, वापस से कहाँ जाएगा बताओ? सर वो फुली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली पे जाएगा, फिर वापस कहाँ पे जाएगा? गॉश। गॉश पे जाएगा। यहाँ पे मैं और खींच दूं इसको, गॉश पे गया, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स। इस तरीके से जाएगा। ये क्या है? 300, ये क्या है? 360। तो ये मेरा क्या है? दूसरा नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, वापस से थर्ड, वापस से सेकेंड, फिर वन। इस तरीके से एनर्जी का डायग्राम बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को डाउट है क्या कोई? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या? ग्राफ को तो मैक्सिमम, हाँ मतलब मैक्सिमम मिनिमा ये सब बोल सकते हैं। क्योंकि सर अगर ऐसा देखा जाए तो ग्राफ के हिसाब से तो बीच में भी ये सब बन रहा है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं तुमको, छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हें बनाने हैं ड्रॉ conformers of ये जो कंपाउंड है इसके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। इसके जो कॉन्फॉर्मर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं इस बॉन्ड के अलोंग, ऑब्वियसली एक ही बॉन्ड है सीसी, और वो ड्रॉ करके है ना, ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप करो, है ना। सभी लोग मत करना, स्टार्टिंग में देख लूंगा, एक पांच स्टार्टिंग के 5-6 आ जाएंगे उतना बहुत है, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, एक साथ बहुत सारे भी आ जाएंगे। बट हाँ, जिसको भेजना है वो जल्दी जल्दी बना के भेजो।
सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, सबने बना दिए, सही बनाया सबने। ठीक है, काफी सारे लोगों के आ गए हैं ना अब। ठीक है, अब बाकी लोग मत भेजो, देख लिया मैंने। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं, हम भी बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे F ले रहा हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे H। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस 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 सर। तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट किया है। ठीक है, तो F आ गया, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, सब जगह H आ गया। ये मेरा क्या हो गया, गॉस स्टैगर्ड। ये क्या हो गया, फुली एक्लिप्स्ड। FHH, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ये क्या हो गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड। वापस से 60 डिग्री किया, मेरे पास क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया, एंटी स्टैगर। एंटी स्टैगर। इसकी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। ट्विस्ट किस बात पे है, एनर्जी ऑर्डर पे। तो मुझे ये कि सबसे ज्यादा, देखो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो, है ना। ऐसे आर्बिट्री जवाब नहीं देना है, एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों। सर एंटी स्टैगर। सर पार्शियल एक्लिप्स लग रहा है। OH और F दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो H के नज़दीक रहना चाहेंगे। फिर सिर्फ एक ही रिपल्जन वो HH वाला रहेगा। बताओ, कोई बता रहा है क्या? सर पार्शियल एक्लिप्स। क्यों पार्शियल एक्लिप्स क्यों? सर OH और F जो है वो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो H के नज़दीक रहना चाहेंगे इसलिए। नहीं, कोई और? एंटी स्टैगर। सर एंटी अरे स्टैगर। एंटी स्टैगर्ड होता तो ये सब बात ही क्यों होती यार।
सर इसमें सर गोश हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकता ना? गॉश कौन बोला? सर हे करण हाँ गॉश क्यों? सर उधर गॉश OH क्यों? और H तुम्हारी आवाज कट रही है। चलो मैं बता देता हूँ। सर फुली में लोन पे सर रिपल्शन। सो पार्शियल होगा। चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से एकदम से गैस भी नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ बिकॉज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो अभी क्या है ना, अभी मेरा फिली एक्लिप्स जो है वो तो सबसे ज्यादा रहेगा। मैं पूरा पूरा नहीं लिखता हूँ। उसके बाद मेरा पार्शियल एक्लिप्स है ही, उसके बाद मेरा एंटी स्टैगर्ड आएगा, और उसके बाद मेरा गॉस स्टैगर्ड आएगा। एनर्जी सबसे कम गॉस स्टैगर्ड का होगा एनर्जी ऑर्डर। बोलो समझ में सर आया? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत दूर नहीं हो जाएगा वो हाइड्रोजन फ्लोरीन से? 60 डिग्री पे पॉसिबल है। हमेशा गॉश सर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी किसी में पॉसिबल सर तो नहीं। फुली स्टैगर्ड में क्यों नहीं होगा? फुली इक्लिप्स में क्यों नहीं होगा? फिली क्लिप्स में रिपल्शन इतना ज्यादा है कि हो ही नहीं पाएगा। ओके सर। एंटी में दूर हो जाएगा, पार्शियल में भी दूर हो जाएगा, 60 डिग्री तक पॉसिबल है। बोलो, क्लियर है सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो ये यस हुआ हमारा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में। इन सब के बारे में पूछता है अच्छे से, तो पता होना चाहिए, मतलब रीजन वगैरह सब कुछ अच्छे से। ग्राफ वगैरह जो है ये पता होना चाहिए, है ना। अब इसके ग्राफ में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो ग्राफ तो तुम खुद से बना सकते हो, है सर ना। हाँ हाँ बोलो। सर हम गोश में हम साइज के मैटर से हम कुछ बोल सकते हैं स्टेबिलिटी के बारे में? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं बोल सकते साइज के मैटर से। कुछ है ही नहीं, साइज का क्या बोलोगे? एफ का साइज छोटा है, ओएच का साइज छोटा है। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थियरी है जिसे हम बोलते हैं बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। बट हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को इसमें एनालिसिस किया है। नाउ ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना है इनके बीच में? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 में एंगल कितना होना चाहिए? 109। बोलो, sp3 का एंगल 109 होना चाहिए, बट एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बताओ मेरे को डेविएशन कितना है? डेविएशन कितना है इसमें? सर 49 डिग्री। 49 109 माइनस 60, 49 डिग्री का डेविएशन है। ठीक है, उसके बाद में है मेरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। डेविएशन कितना है? 19 डिग्री। उसके बाद आता है मेरा ये, इसका एंगल कितना है बताओ? 108। इसमें डेविएशन कितना आएगा? 109 माइनस 1 108, 1 डिग्री का डेविएशन है। 6 नंबर देखते हैं कितना एंगल है।
120 डिग्री एंगल है। 120 डेविएशन कितना है? 120 माइनस 109, 11 डिग्री का डेविएशन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये मेरा डेविएशन आ रहा है। नाउ मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए? सबसे स्टेबल साइक्लोपेंटेन 1 डिग्री डेविएशन। 1 डिग्री क्योंकि डेविएशन सबसे कम है ना? तो अब बेयर ने बोला यार साइक्लोपेंटेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बेयर सेंड करके साइंटिस्ट था, उसने ये बोला कि सिंस डेविएशन इज लीस्ट देयरफॉर साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल। बट बाद में प्रूव हुआ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि थ्योरी जो है वो फेल हो गई, बेयर्स की जो थ्योरी है वो फेल हो गई बेसिकली। चलो मैं इसमें लिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू बेयर्स थ्योरी, according to Bayer's theory, cyclopentane should be more stable. Cyclopentane should be more stable. But cyclohexane was found to be more stable. ठीक है, more stable experimentally basically. स्ट्रेन ऑर्डर जो है वो ऐसा रहता है, सबसे ज्यादा जो है साइक्लोप्रोपेन का रहता है, फिर साइक्लोब्यूटेन का, फिर साइक्लोपेंटेन, और हेप्टेन का भी इतना ही रहता है ऑलमोस्ट, और फिर सबसे लास्ट में सबसे कम स्ट्रेन होता है इसमें। सर हाँ बोलो। सर बेयर्स थ्योरी वो है क्या? वो मैंने नेट लगा तो सुना नहीं था क्या? बेयर्स थ्योरी ने ये बोला कि डेविएशन सबसे कम साइक्लोपेंटेन में है, तो सबसे कम स्ट्रेन उसमें होना चाहिए, ऐसा बेयर्स ने कहा। बट एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? नाउ इसका रीजन है existence of conformers of cyclohexane। ये तुम्हारा आ गया टॉपिक। ये टॉपिक क्या है? कॉन्फॉर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मर्स वो हम पढ़ते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन जो है उसके कॉन्फॉर्मर में पहला जो कॉन्फॉर्मर है दैट इज चेयर फॉर्म।
वो चेयर फॉर्म देखो कैसे रहती है, साथ साथ में बनाना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट ठीक है। इस तरीके से रहती है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म अगर तुमने बीच पे अगर तुमने देखा होगा, अगर कोई बीच पे गया हो तो वहां पे वो रहती है ना, वहां पे लेटने वाली जो चेयर होती है थोड़ी सी, जिसमें पाँव जो है वो थोड़ा सा स्लोप पे आ जाते हैं, तुम आराम से बैठ सकते हो, सर यस सर। है ना। तो वो उसी तरीके से ये वाला फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला जो है, ये वाला देखो, ये वाला मैं शेड कर रहा हूँ इसको, है ना। ये जो है ये है अबव द प्लेन। ये क्या है, अबव द प्लेन है। ये जो एंगल है, ये एंगल आता है हमारा 109 एग्जैक्ट। तो बताओ डेविएशन तो 0 हो गया, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेसिकली। और भी इसमें फॉर्म्स है, बताता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बिलो द प्लेन। ठीक है, ये क्या हो गई, चेयर फॉर्म हो गई। अब दूसरी फॉर्म देखते हैं। अब क्या है, चेयर फॉर्म जो है यहाँ पे, चलो मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। तो यार हमेशा थोड़ा गड़बड़ बनती है। ये चेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो चेयर फॉर्म है फ्लिप करती है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लिप करने की। अच्छा, यहाँ पे जब ये फ्लिप कर रही होती है तो देखो कैसा हो रहा होता है, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अभी क्या है, ये फ्लिप कर रही है कैसे, ये पार्ट जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, नीचे वाला पार्ट जो ऊपर आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया प्लेन में। और फिर एक पार्ट जो है वो और ऊपर आ रहा है। मैं इसको अलग कलर से बताता हूँ। ये ऐसे आ रहा है, और एक पार्ट जो है ऐसे आ रहा है। थोड़ा सा गलत बन गया। है ना, मैंने कितने फॉर्म बनाए, 3 फॉर्म बनाए। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं। अब देखो, ऑरेंज वाला जो फॉर्म है, ऑरेंज वाला जो फॉर्म है वो ऐसे होता है, आमने सामने। इसको हम बोलते हैं बोट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, बोट फॉर्म। फिर हमने पर्पल कलर यूज किया है। पर्पल कलर होता है, देखो पर्पल कलर, ये इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट।
फिर ये वाला कोई कलर नहीं बनाया क्या? बना देते हैं। फिर आता है ब्लू वाला कलर, वो कैसे है? ये ऐसे है, ब्लू वाला फॉर्म, इसको हम बोलते हैं हाफ चेयर। वो रिक्लाइनर सीट देखी है थिएटर में जो होती है? यस सर। ठीक है, पहले कैसी रहती है? वो यस सर, चेयर फॉर्म में रहती है, एडजस्टेबल। चेयर फॉर्म में रहती है, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं तो हाफ चेयर बन जाती है। तुम पूरा पाँव जो है वो एकदम फैला सकते हो वहां पे, वैसा रहता है रिक्लाइनर सीट। तो रिक्लाइनर सीट जो है नॉर्मल स्टेज में चेयर फॉर्म में रहेगी, और जब हम उसको एकदम कम ऊपर ऊपर वाली पोजीशन पे ले आएंगे तो वो हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। सर बोर्ड फॉर्म और ट्विस्टेड बोर्ड सेम है क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बोर्ड फॉर्म एकदम अलाइन कर रही है, देखो, ट्विस्टेड बोर्ड अलाइन नहीं कर रही है। ट्विस्टेड वाला नहीं पता चला क्या है ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। ट्विस्टेड बोर्ड तुम देखो ना, ये फ्लिपिंग वाला देखो ना, तुमने क्या किया है, तुमने जब नीचे वाले उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो जो पर्पल वाला जो है सेकंड स्टेज में जो आया है, वो वाला तुम्हारा ट्विस्टेड बोर्ड है। मतलब एंगल ही सिर्फ थोड़ा छोटा है ना, सब हाँ, बोर्ड एंगल फॉर्म। बस छोटा है। अगर ये बोट फॉर्म जो है, इस बोट फॉर्म को मेरे को क्या ना, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये साइक्लोहेक्सेन भी आज पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो मेरे पास वो था साइक्लोहेक्सेन, वो पेपर से बना हुआ था, उससे थोड़ा समझा पाता मैं। और रुको, नेक्स्ट क्लास में मैं ना वो पहले से तैयार करके रखूंगा। 15 मिनट है तो हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसमें। फिर विजुअलाइजेशन जो है ना इसका, जो 3D विजुअलाइजेशन वगैरह वीडियो वगैरह जो भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, थोड़ा फील आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इसका और इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा तो नहीं हो पाएगा आज। सर हम्म तो एंड में आप थोड़ा मतलब वो अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसका मतलब जैसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? वो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये